फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमारे चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी, फिर भी काफ़ी डिटेल्ड है, सभी टॉपिक्स मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। एक तो हमें इस चैप्टर में अवेयरनेस दी गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और चाइल्ड केयर प्रोग्राम के बारे में। फिर हमें हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दी है, हेल्थ क्या होती है उसके बारे में बताया है, एसटीडी क्या होती है उसके बारे में बताया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए हैं और इनफर्टिलिटी के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैलेंजेस क्या क्या है। एक तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया है और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में ये बताया है कि काफ़ी ज़्यादा रैपिडली जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं और जो डेवलपमेंट वगैरह है उसके बारे में भी काफ़ी मतलब रैपिड जो है ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा बताया है कि इन सब की जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो एजुकेशन को इंक्लूड करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और फैमिली प्लानिंग के इनिशिएटिव्स को जो है इंडिकेट करती है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन में ये बताया है कि बहुत से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं जिसमें कि नेचुरल मेथड आता है, हार्मोनल, सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं और बहुत ही क्रूशियल रोल होता है फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो चूज़ करना चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ STIs के बारे में, जिसे हम STD भी बोलते हैं। STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर हम उसे डिजीज़ भी बोल सकते हैं। प्रिवेंशन इसका बता दिया है कि सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, कॉन्डम्स का यूज़ करना है कोइटस के टाइम पे, और अगर मतलब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है किसी भी STD का तो उसका आपको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना है। फिर अर्ली डिटेक्शन के बारे में बताया है कि क्या सिम्टम्स होते हैं STIs के जो कि हमें इंडिकेट करते हैं। तो माइनर जो सिम्टम्स हैं अर्ली सिम्टम्स है इचिंग, डिस्चार्ज, पेन इन द जेनिटल एरिया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे जो STDs हैं वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद में अब ये सब चीज़ें पता चल जाए तो हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमें बताया गया है कि सभी जो STIs हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, पर एक तो जेनाइटल हर्पीज़, HIV और हेपेटाइटिस B का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है अगर वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो अगर हो गया तो उसको ट्रीट कर सकते हैं और चांसेस है कि वो सही हो भी जाएगा, पर लेटर ऑन वो सही नहीं हो पाता है। फिर हमें यहाँ पे बताया है कि अनट्रीटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस तक लीड कर सकते हैं, जैसे कि पेल्विक एरिया में इन्फ्लामेशन हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हमें MTP के बारे में बताया है जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है।
तो इसके बारे में बताया गया है कि जो MTP है वो लीगलाइज हुई थी इंडिया में 1971 में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है इन पे कंडीशंस लगाई गई थी कि इनके मतलब मिसयूज़ ना हो। फिर रीज़न क्या क्या है MTP के, वो हमें बताया है। वेरियस रीज़न है कि हम MTP करा सकते हैं। वो ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अगर हमें टर्मिनेट कराना है तो हम करा सकते हैं। अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो जाए और इन केस प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप करा सकते हैं। रेप के केस में MTP कराई जाती है। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मदर या फिर फीटस, मतलब अगर मदर की जान को खतरा है या फीटस के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो इन केसेस में हम MTP करा सकते हैं। अब इसकी सेफ प्रैक्टिसेस ये हैं कि पहला ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स तक MTP कराना सेफ़ है। एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे हम ये करा सकते हैं। पर अगर 12 वीक्स मतलब 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाए तो हमें कम से कम 2 डॉक्टर के जो है मतलब लगता है मतलब परमिशन हमें लेनी पड़ती है वो कराने के लिए। फिर हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें कि नेचुरल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, हार्मोनल मेथड होता है, IUDs होती हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 हमारे पास मेथड होते हैं। एक होता है फर्टिलिटी पीरियड का, एक होता है विड्रॉल मेथड का, और एक होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया का। अब ये तीनों क्या है, सेफ़ है, पर इनके हायर रिस्क है मतलब फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो फर्टाइल पीरियड होता है उसमें क्या होता है, फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम देखते हैं, और जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है उस टाइम पे हमें कोइटस जो है वो अवॉइड करना होता है। पर ये मेथड इसीलिए मतलब हाई रेट ऑफ फेलियर में आता है क्योंकि ये बात, इस चीज़ को देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो अक्सर आगे पीछे हो जाता है। फिर होता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में जो मेल पार्टनर होता है उन्हें पीनस को विड्रॉल करना होता है इजैक्यूलेशन से पहले। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, और अगर कर भी लेते हैं तो भी क्या होता है कि जो प्री इजैक्यूलेशन का जो मतलब सीमन होता है उसमें भी स्पर्म होते हैं। इसी वजह से ये भी एक मतलब हाई चांस ऑफ फेलियर के हैं। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया का। ये 6 मंथ तक, मतलब जब जो लेडी हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो मतलब प्रेगनेंसी के बाद में 6 महीने तक ये वैलिड रहता है और ये सेफ़ है। पर ये सिर्फ 6 महीने तक ही सेफ़ है, उसके आगे नहीं है ये सेफ़। प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में फ़िज़िकली हम जो सीमन है उसको बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। उसके लिए हम कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, डायफ्राम्स यूज़ कर सकते हैं, और सर्वाइकल कैप्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ बैरियर मेथड ही ऐसा मेथड है
जो कि STIs को मतलब प्रोटेक्ट करता है नहीं होने से। फिर हमारे पास हार्मोनल मेथड्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ओव्यूलेशन को इनहिबिट किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी है, और ये वाइडली यूज़ किया जाता है इंडिया में। फिर हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जिसे हम IUDs भी बोलते हैं। IUDs जो हैं वो IUDs को यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। T शेप का ये एक छोटा सा टूल होता है, जिससे जो प्रेगनेंसी है वो वो क्या होती है कि मतलब स्पर्म जो है वो अगर यूट्रस में जाता है तो वो मतलब जो IUDs होती हैं वो क्या होता है कि कॉपर, जैसे कॉपर की IUDs होती हैं, तो उस कॉपर जो है वो स्पर्म को ख़राब कर देता है और इनफर्टाइल बना देता है प्रेगनेंसी कराने के लिए। फिर यहाँ पे हमारे पास सर्जिकल मेथड्स भी आते हैं, जो कि परमानेंट सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे वेसेक्टॉमी कराई जाती है मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी कराई जाती है फीमेल्स में। वेसेक्टॉमी जो है उसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंसेस को बीच में से कट कर दिया जाता है और एक सर्जिकल थ्रेड से टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी में फिलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। अब इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। मतलब हम इसे इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, एक बार करा ली तो परमानेंट सोल्यूशन है और सबसे ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है ये मेथड। तो इसी के साथ अभी इनफर्टिलिटी के बारे में भी बताया है इस चैप्टर में। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि 2 years अगर कोई कपल है वो ट्राई करता है प्रेगनेंसी का और वो नहीं कर पाते कंसीव, तो हम उन्हें इनफर्टिलिटी में काउंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमें NCERT में आर्ट के बारे में बताया, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें IVF आता है, GI मतलब जिफ्ट और गिफ्ट दोनों आते हैं, ICSI भी जो है वो आती है। अब इन सब के जो डिटेल में तो मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि हम लोग जो स्पर्म और ओवम है उसको हम बॉडी से बाहर मतलब स्पर्म और ओवम को हम बॉडी से बाहर जो है फर्टिलाइज़ कराते हैं और वापस बॉडी के अंदर भेज देते हैं। इन सभी मेथड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिर वैसे क्या होता है, ये जो आर्ट का जो मतलब ये टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी महंगी है, तो जो लोग नहीं करा पाते आर्ट वो अडॉप्शन भी कर सकते हैं। ताकि वो अपना पेरेंटहुड का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर सकें। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैप्टर मतलब ये जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।